फ्यूचर में आपकी पार्टी आने वाली है? आपने मुझे बिलियनियर समझा हुआ? अच्छा सियासतदान है ना आप? मैं सियासत में जरूर हूँ, सियासतदान नहीं। जो हमारा कैंडिडेट हार जाता था हम उसे संभालते थे। 5-6 जो कैंडिडेट सब मौजूद, काउंटिंग हो गई, मुझे मुख्तसर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे स्टैम्प्ड रिजल्ट मिल गया, मैं जीत गया हूँ। और वो उन्हीं के एक सीनियर आदमी के जहाज आके मेरे मुखालिफ को उठा के लेता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माविश रिजवी और आप देख रहे हैं बर्क मीडिया नेटवर्क। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। जी नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं सियासत के मैदान से बहुत बड़ा नाम। आपने इनकी उम्र के साथ साथ जितनी इनकी उम्र है उनसे ज़्यादा इनका तजर्बा है। जी नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सरदार जुल्फ़िकार खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी सियासत में ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि हर पार्टी चाहती है कि आप उनकी पार्टी ज्वाइन करें? पता नहीं, ये इतना आसान तो नहीं इसका जवाब। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि जिस पार्टी के साथ मैंने इल्हाक किया था, अच्छे वक्त में तो हर कोई उनके साथ ही रहता है। जब मेरी पार्टी पे बहुत बदतरीन वक्त भी आया तो मैं उस पार्टी के साथ खड़ा रहा हूँ। जेलों में गया हूँ, मेरे घरों पे रेड हुई है। इसी जिस घर में आप अंदर आए हैं, ये दीवारें फलान के बाहर वो पुलिस वैन्स खड़ी करके उनके ऊपर छत से चढ़ के फलांत के अंदर आए मुझे गिरफ्तार करने, वगैरह वगैरह। तो और फिर ये है कि जिस पार्टी में मैं रहा हूँ उसने, उस पार्टी की क़यादत ने जो मेरे सुपुर्द जिम्मेदारी की है उसको मैंने जानतदारी से निभाया है। मैं एक मिसाल सिर्फ आपको दूंगा। जब ये परवेज़ मुशर्रफ का दौर मार्शल लॉ आया तो वो बड़ा मार्शल लॉज में से वो बदतरीन मार्शल लॉ मैं कहूँगा, और सियासतदानों को तो सत्यानाश कर दिया था उन्होंने। मेरे कई दफ़ा गिरफ्तार किया, फिर ज़मानत हो जाती थी, निकल आता था। तो एक दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ जो उधर से जद्दा से बरतानिया चले गए थे 2006 में, वहाँ से उनका फ़ोन आया, सरदार साहब आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। मैंने कहा यूँ आ रहे हैं मेरे पीछे, मैं कहाँ छुपूंगा? कि नहीं आपने गिरफ्तारी नहीं देनी, आप गिरफ्तार हो मेरी पार्टी बैठ जाए। फिर मैंने कहा मैं रूपोश हो सकता हूँ और क्या करूँ, जो कुछ करें आपने गिरफ्तारी नहीं देनी। फिर मैं चोलिस्तान निकल गया था। अच्छा हाँ। अच्छा, अब आपकी घर में ही काफ़ी सारे लोग, जैसे आपके जो बेटे हैं उनका ताल्लुक एक अलग पार्टी से है, आपके जो पोते हैं उनका ताल्लुक एक अलग पार्टी से है, तो ये आपने हर पार्टी को घर में रखा? नहीं, आपका बड़ा गलत सवाल है। ये पूछे क्यों? हाँ, मैं उसकी वजह से लंबी बात तो नहीं करूँगा। ये जिस पार्टी में मैं अपनी आधी ज़िंदगी गुजार दी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, वो हमारे कैंडिडेट हार भी जाते थे और जीतते भी थे। जो हमारा कैंडिडेट हार जाता था हम उसे संभालते थे, उसे हम रद्दी कागज़ की तरह वेस्ट पेपर बास्केट में नहीं फेंक देते थे। अच्छा। इस 2018 के इलेक्शन में रात का जब काउंटिंग मुकम्मल हो गई, दोनों पार्टी नहीं 5-6 जो कैंडिडेट सब मौजूद, काउंटिंग हो गई, मुझे मुख्तसर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे स्टैम्प्ड रिजल्ट मिल गया, मैं जीत गया हूँ। हाँ। और सुबह जब मैं उठा हूँ तो मैं हारा हुआ था, मुझे 129 वोटों से हराया गया और जो नेक्स्ट कैंडिडेट था उसको बना दिया गया। और इस पार्टी ने, जिसके साथ मैंने उनके पार्टी के सदर के आने पर मैंने ज्वाइन किया था और वहीं लाहौर में मेरी कोठी पे आए थे तो मैंने उनके साथ इल्हाक किया था। उसी दिन जो जिसको जितवाया गया, मुझे रात को हरवाया गया, उसको उठा के ले गए थे। अच्छा। और मुझे तो उस पार्टी की ट्रेनिंग थी ना कि जो हमारा हारा हुआ कैंडिडेट होता, हमारे लिए MNA MPA वही होता था, हम उसको संभालते थे, डिसोन नहीं करते थे। यहाँ तो डिसोन कर दिया गया। और मुझे तो फिक्रा याद है कि नाउ आई हैव इलेक्टेबल पीपल विद मी। तो किधर गया वो आपका मंशूर, किधर गई आपकी जो विजन, आप चाहते थे कि हम नए लोग आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर तो वही किया आपने जो बाकी पार्टियां भी किया करती थी, आप भी किया करते थे। और मुतवातिर वही सिलसिला चल रहा है। फिर आपने कहा कि आपके बेटे पोते, वो बेटा भी मेरा हराया गया। अच्छा, हराया गया, हारे नहीं, आप जो कह लें। अच्छा। आप तो ये कहूँगा हार गया ना, और पोता जीता। अब
पोते का भी आपने सुना होगा, अगर आपने ये कहा कि वो उधर ही है तो फिर आपने सुना होगा कि उसमें वो भी फॉरवर्ड ब्लॉक में चला गया था मेरे मंशा के बगैर, मेरी इजाज़त के बगैर। अच्छा। मैं कभी ना कहता कि जिस टिकट पे तुम इलेक्ट हुए अब उसके खिलाफ हो जाओ, या अपोजिशन का या फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा बन जाओ। वो इस चीज़ को मैंने पसंद नहीं किया। अच्छा, आपने जितनी दफ़ा भी अपनी हिस्ट्री में इलेक्शन लड़ा, आप जीते हैं, लेकिन इस दफ़ा हारने की क्या वजह? तो बताया ना आपको। हाँ। कहाँ आ रहा हूँ? खास कोई जो आपके सामने? सबके सामने उनके वकला मौजूद, वो कैंडिडेट्स मौजूद। मेरा रिजल्ट मुझे ठप्पा दे दिया गया, टेलीविजन को रिपोर्ट दे दी गई, पहुंचा दी गई, बाहर बोर्ड पे भी लग गया। तो सुबह मैं उठा तो मैं हारा हुआ था। मैंने कब कहा कि मैं हारा हूँ? अच्छा, आप अपनी डिक्शनरी में हारे नहीं हैं अभी? रिकॉर्ड में मैं नहीं हारा। मेरी डिक्शनरी को छोड़े ना। हाँ। जज तो मेरा नहीं बैठा होता ना, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है वो मेरा तो नहीं था ना, वो तो गवर्नमेंट का जज, फंक्शनिंग जज था, उसने मेरा रिजल्ट मुझे दिया। अच्छा, आइंदा आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं पीटीआई की हुकूमत है? पीटीआई की हुकूमत है या नहीं है इसका तो अल्लाह ताला को सिर्फ, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनके सहाबा अर्ज किया करते थे कि कल क्या होगा, वो कहते हैं वो अल्लाह जानता है। जो इतनी बड़ी हैसियत जिनकी खातिर सारी कायनात बनी है, वो इस तरह मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो इनके हालात बने हुए वो आप खुद अंदाजा कर लें। आप ही की मीडियाज ने इनके बारे में जो ओपिनियंस दिए हैं लोगों के दिए, बड़े बड़े जो सीनियर एंकर पर्सन हैं आपके मुख्तलिफ इदारों में, उनके व्यूज़ आप सुने, मेरे व्यूज़ को छोड़ दें। अच्छा, आपने जो एंकर्स की ही बात कर ली तो थोड़ा सा जर्नलिज्म पे आते हैं। अभी कुछ अर्से पहले आपने देखा कि इस्लामाबाद में धरना हो रहा था पार्लियामेंट के बाहर, जो सीनियर एंकर्स थे और जर्नलिस्ट थे उन्होंने वहाँ पे धरना दिया हुआ था, जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। PMDA बिल पास किया जा रहा है, तो आपको लगता है कि ये एक कदगन है, आवाज़ बंद की जा रही है जर्नलिस्ट? ये आप ही के जो सहाफ़ी हजरात हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, वो ये बातें कर रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना। वो ये कह रहे हैं कि ये उस तरफ कदम है, उस तरफ ही कदम है, ये कदगन लगाई जाएगी। आप लोग गलत कह रहे होंगे फिर। अच्छा, मैं क्या कह सकता हूँ जब आप अपनी बात को नहीं ऑन कर रहे? आपके बड़े सीनियर लोगों ने ये कहा है कि अब सारा उसी तरफ कदम जा रहा है कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन, कदगन जिसका लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, वो लगाने की। देखिए, ये सोच सिर्फ एक डिक्टेटोरियल माइंड में आ सकती है। जो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड का आदमी होगा वो ये नहीं सोचता। अच्छा, मुकाबले में हारते भी हैं, जीतते भी हैं, अच्छी बातें भी आपके बारे में कही जाती हैं, आपके ऊपर तनकीद भी की जाती है। ये तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है ना, आप इसको कैसे रोक सकते हैं? हाँ, नाजायज़ बात हो उसका कोई कानून बनाए, जैसे कि बाहर के मुल्कों में अगर किसी को किसी गलत इल्ज़ाम में मुलव्वस किया जाए तो उसको लाइबल सूट कर देते हैं। शायद हमारे अदालत में ये चीज़ ना चलती होगी, उस पर तवज्जो दें कि अगर आप मुझ पे कोई गलत बात कर रही हैं तो फिर मैं आपको जुडिशल अदालत में जाके सू करूँ। कानून ना बना कि इनकी ज़बान बंद कर दी जाएगी, नहीं होना चाहिए। आप भी समझ जाएंगे कि मुझे ऐसी गलत बात नहीं करनी चाहिए, और अगर आप बात करेंगी तो आप तहकीक करके करेंगी कि मैं जो बात करूं फिर मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना आ जाए। तो ऐसा लॉ बना देना कि जी ये नहीं। अच्छा, तनकीद। और आपने कहा कि आप बहुत सारे इलेक्शन, मैं 10 इलेक्शन लड़ा हूं और 10 में जीता हूं अल्लाह के फजल व करम से। अच्छा, 62 में मेरा पहला इलेक्शन था। मैं उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान असेंबली का यंगेस्ट मेंबर था, 26 साल मेरी उम्र थी और मैं बना था। और फिर ये 18 वाला मैं जीता हूँ, मैं नहीं हारा। 10 दफ़ा तो मैं प्रोविंशियल जीता हूँ, ये मेरा 11वां था। अच्छा, तो ये भी इन्होंने जो कुछ किया सो किया, और वो उन्हीं के एक सीनियर आदमी के जहाज आके मेरे मुखालिफ को उठा के ले गया। अच्छा, तनकीद का सामना, आपने अभी तनकीद की बात की, तो तनकीद का सामना आपने बहुत किया। आपने जहाँ अरूज देखा है वहाँ कहीं ना कहीं आपने डाउन भी देखा है और बहुत सारी ऐसी चीज़। तो तनकीद को किस तरह से आपने इतने अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया? कभी ये नहीं लगा कि छोड़ देता हूँ, चलो पॉलिटिक्स? क्यों पॉलिटिक्स क्यों छोड़ो? अगर मैं मुजरिम हूँ, जो मेरे ऊपर बातें की जा रही हैं और उनमें कोई हकीकत है, तो फिर मुझे उस तरह फैसला करना चाहिए था। वरना मैं किसी के जैसे आप कह रही हैं कि मजाक किया जाता है आजकल, तो उसकी वजह से मैं सियासत छोड़ देता। देखिए, जिस ज़िले में इस वक्त आप बैठे हैं, ये एक बड़ा ट्रेडिशनल और एक
सदियों पुराना एक इधर का एक रस्म व रिवाज हुआ करता था और सरदार का एक रोल होता था जिसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया है और ख़ास तौर पे आपकी मीडिया ने फ्यूडल टाइप उसको। फ्यूड्स का तो यहाँ कोई ताल्लुक ही नहीं था फ्यूडल्स का। अगर आप कभी और किसी इंटरव्यू में मुझसे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा सरदार की जो जिम्मेदारियां थी वो किसी ने पूछा क्या थी? ये तो किसी ने नहीं पूछा। बड़े जबरदस्त थे, ये करते थे, वो करते थे, क्या करते थे? ये खोसा बैठा है, अगर मैं इसके साथ थोड़ी सी तलखी करूंगा ये मेरे दरवाजा नहीं गुजरेगा। और ये कहते हैं कि जी सरदार यूं कर देते थे, वो कर देते थे। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। अच्छा, ये मिसकॉन्सेप्ट है, टोटली मिसकॉन्सेप्ट। सरदार का वो रोल ही नहीं था। ये जो रूलर्स की बात करते हैं जिनको स्टेट्स हुआ करती थी वगैरह वगैरह, उधर होता होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं साथ कहूंगा मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं। नवाब भावलपुर मरहूम जो आखिरी थे, नवाब सादिक मोहम्मद खान नवासी, लोग उसको फरिश्ता कहते थे कि सखी था, वो लोगों की इमदाद करता था, तालीमी इदारे बनाए थे उसने वगैरह वगैरह। वो भी थे जो बड़ा दबा के रखते थे अपनी राया को वगैरह वगैरह। सरदार का रियाया का कोई ताल्लुक नहीं था। कौम है मेरी, मेरे कौमी भाई है वो, मेरी रियाया नहीं है वो। उनका मेरे ऊपर हक है, मेरे उनके ऊपर हकूक है। और इसी में मैं आपको बताता हूँ जिस तबके से ये खोसा नौजवान रखता है। एक जियानी खोसा मेरे पास आया, मुझे कहता है, मैं बाहर बैठा, मैं अंदर नहीं बैठता था, बाहर बैठता था मैं, कि मुझे एक गाय चाहिए। तो मैंने उससे कहा कि नाम नहीं लूंगा मैं उसका, मेरा नाम आज तक याद है, हालांकि ये 60s की बात है, कि मुझे एक गाय चाहिए। तो मैंने कहा कि फलाने खान मेरी तो कोई गाय फॉर सेल नहीं है। नहीं सेल नहीं, मुझे चाहिए आपसे। अच्छा। मैंने कहा जाओ भाग जाओ, अगर ऐसे मैंने गाय देनी शुरू कर दी तो मेरे पास क्या बचेगा। तो वो मेरे से हाथ मिला के चला गया। मेरी आदत थी कि मैं जब फारिग होता था 8 बजे 8:30 बजे रात के, तो फिर मैं, मेरी दादी मरहूमा उस वक्त हयात थी, तो उनसे मिलता था, उनके कदम बोसी करता था और बैठ के उनसे बात भी पूछ ली, हिदायत भी ले ली वगैरह। तो मैंने ये कहा, देखें दादी, एक आदमी आज आया था, वो मेरे से गाय मांग रहा था। तो सीरियस हो गई, कहा कि तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरी कोई गाय नहीं है ऐसी कि मैं दे दूं। कहते वाह, ये क्या कर दिया तुमने? खफा हुई मुझसे। तुम्हारे बाबा, तुम्हारे दादा, तुम्हारे बुजुर्ग जो आया ऐसे मांगने हमेशा उसको देते थे, उनका हक है तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा दादी मेरे पास क्या बचेगा, कितने आए, तुम्हें इतना साल हो गया तालीम से फारिग हो के वो। हाँ, मैंने कहा एक पहला आया, तो फिर वो अपने सरदार से मांगने आया ना, किसी के सामने तो अपनी इज्जत नहीं बेची ना उसने। मैंने उसी वक्त मुझे उन्होंने कहा उठाओ अपने ड्राइवर को, दो उसको रुका कि किस फार्म से जाके वो तुम्हारी कौन सी गाय लेगा। ये हमारा रोल था। अच्छा, जो अब कहा जाता है कि मिस इंटरप्रेट किया गया। मिस इंटरप्रेट नहीं, टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। मुझे देखिए ना, मुझे नहीं मालूम था, मैं बहुत छोटा था जब बाबा का इंतकाल हो गया, मैं बहुत छोटा था, दादा का इंतकाल हो गया, तो मेरे तो टीचर्स वो न थे ना। मैं तो अपने कबीले के बुजुर्गों से सीखा हूँ या अपनी दादी से। और ये मुझे बताया गया कि सरदार से मांगना उनका हक है, अपने हमसाये जमींदार से नहीं मांगे, कि किसी अपने बराबर के आदमी से नहीं मांगे, उनकी इज्जत जाती है। सरदार के आगे हाथ डालना उसको कोई अच्छा, आपने पीटीआई ज्वाइन की, लेकिन पीटीआई ज्वाइन करके जो आप पोजीशन डिजर्व करते हैं, ऐसा लगता है कि आपको वो पोजीशन नहीं दी गई? मैं कुछ नहीं डिजर्व करता जी, मैं कुछ नहीं डिजर्व करता। अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं, मुझे कोई जरूरत नहीं आपको इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं। मैंने नवाज शरीफ से कभी मिनिस्ट्री नहीं मांगी, कभी। बुला के मुझे कहते थे सरदार साहब आप ये मिनिस्ट्री दें, आप ये मिनिस्ट्री दें। 2-2, 3-3 मिनिस्ट्री बायक वक्त मुझे दी है। तो आप सेटिस्फाइड हैं यानी? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, आपने मेरी समझ तवक्को क्या होगी, मेरी कोई इनसे तवक्कुआत नहीं थी। मैंने अपना रोल अदा करना था। अगर मैं असेंबली का मेंबर होता, अगर वो मुझे समझते कि मैं किसी काबिल हूँ, तो शायद मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपते। वो मुझे तो वैसे ही, वो मेरे मुखालफों को उनका जहाज आके उठा के ले गया था, तो मैं क्या उनसे तवक्को करूँ? मेरी ये तवक्को नहीं है। देखिए जी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सरदार थी, मैंने अपने इलाके में अपने कबीले के मसाइल को हल करना है। सरदार की उस वक्त अथॉरिटी होती थी, रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये नहीं था कि मैंने छीन के जबरदस्ती सरदारी बनाई हुई है, गवर्नमेंट की रिकग्निशन थी। और सरदार के सामने जो फैसले होते थे, जो कत्ल है या अगवा है या चोरी है या डकैती है, उसमें झूठ कभी नहीं बोला जाता था। वकील की ट्रेनिंग नहीं होती थी कि ओ तू ऐ कमेगा तो नू बचा लूंगा, एक कीता तो तू मर जाएगा। ये ट्रेनिंग नहीं थी। और उस दौर में हमारे ज़िले के वकीला ने बड़ी कोशिश की थी कि जी जिरगा में वकील को पेश होना चाहिए। वकील तो तब पेश हो कि एक कत्ल है, उसका पता नहीं आपको,
जब कत्ल मेरे सामने किसी ने छुपाया ही नहीं है। बाप आता कि मेरे बेटे ने, भाई ने, किसी ने ये कत्ल कर दिया, मेहरबानी करें हमारा फैसला करें। जो मजलूम के वरसा वो कहते हैं जी हमारे साथ जाती हुई आप फैसला करें। वकील क्या कहेगा मुझे आके? वो तो मान रहे मेरे बेटे ने कत्ल किया, वो कहता है आप हमारा फैसला करें, और मैं हल्फन कहता हूं कि मेरे सामने कोई खोसा झूठ नहीं बोलता था। अच्छा। नहीं, मैं हल्फन कह रहा हूं, आपको खुश करने के लिए नहीं, एक हकीकत है। तो वकील आके क्या मुझे बताएगा? वो उसको ट्रेनिंग देगा, वो ये ना आखी, उसको कहेगा इवे मंगसे थे मिलवसी, मेरे सामने तो झूठ है ही नहीं, और मैं जानबदार हूं नहीं, और मैं जानबदार हुआ और सरदारी से गया। मेरे पास आना छोड़ देंगे लोग। तो मेरे बाबा, मेरे दादा, परदादा, उनका कोई फेवरेट नहीं था, कोई उनका जानबदारी का फैसला आज तक तारीख में, सदियों की तारीख में कोई जानबदारी का फैसला नहीं। एक मेरा खोसा हज करके पैदल आ रहा था वापस खुशकी के रास्ते, और वो नवाब अकबर खान बुकटी के इलाके में किसी बुकटी के घर मेहमान ठहरा, रात पड़ गई। अच्छा। पैदल आ रहे थे, उसकी बीवी और 2 बेटे साथ थे। रात में उस बुकटी में मेजबान ने उस मर्द को कत्ल कर दिया, और उसके एक बेटे को, जो बड़ा बेटा था, उसको भी कत्ल कर दिया, उसको औरत रख ली। वो केस आया हमारे जिरगे में, और उस जिरगे का नाम था शाही जिरगा। वो बलूचिस्तान के और डेरा गाजी खान के सरदारों के वो जिरगा होता था। अकबर खान मरहूम ने कहा कि मैं इस केस में बैठूंगा ही नहीं, जो फैसला सरदार साहब का होगा वो हमारे ऊपर। अच्छा। इस किस्म का जुल्म कि घर में मेहमान को उसने कत्ल किया, मैं सुनता ही नहीं जी। इससे बेहतर आपके पास और कोई है मिसाल? अच्छा, आपने तो बड़े बड़े फैसले किए, तो कभी ऐसा लगा कि कोई एक फैसला जो आपसे गलत हो गया हो नहीं सकता था। अच्छा। मैं कैसे गलत करूं? जैसे जब मेरे सामने मुल्जिम झूठ नहीं बोल रहा और मुद्दाई गलत नहीं मांग रहा, तो मैं कैसे गलती करूंगा? मुद्दाई ने कहा कि ये है हमारा कातिल, उसने ये नहीं कहा जी ये भी था, वो भी था, ये भी थे, ये भी थे। ये तो हुआ ही नहीं था। क्लियर पिक्चर थी। ये तो अदालतों में होता ना। किसी ने कत्ल किया है, जिसका अब्बा भी इसका था, इसके भाई भी थे, इसके। तो कभी आप बाइस्ड हुए कि ये वाली पार्टी चलो अपनी है, इसके साथ मेरा जरा ताल्लुक कहा ना आपके सामने, हल्फन कहा कि मैं कभी बाइस्ड नहीं हुआ। अच्छा। मेरे चचा थे, उनके पास उनके भतीजे बैठे हुए हैं, और एक भतीजे ने, उनका भी चचा था, मेरे कजन थे ना वो जो उनको सवाल कर रहे हैं, मेरा भी चचा था, कि चचा ये हमने देखा है, तारीख में भी देखा है कि कोई ख़ानदान 4 या 5 पुश्तों से आगे एक जैसा नहीं रहता। अगर बड़े हैं तो वो भी बदलते बदलते गिर जाते हैं, और जो कोई गरीब है तो वो भी बदलते बदलते चढ़ जाते हैं। ये कैसे हुआ कि हमारे ख़ानदान में 21-22 पुश्तें वही चल रही है? उन्होंने ये कहा था अपने भतीजों को, मेरे कज़न्स को, कि बेटा देखो हमारे ख़ानदान की ये शोहरत है, हमने कभी जानबदारी नहीं की। मेरे बड़े भाई यानी मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद, उनके वालिद हमेशा हक़ाइक़ पर फैसले होते थे। आज मैं मेरा नाम लिया, मेरे भतीजे हैं, मैं उनका चचा हूँ, अगर मैं उनके पास जाके कोई गलत मुतालबा करूँगा मुझे वो ना कर देते। इससे ज़्यादा आपको इंसाफ कहीं मिलेगा? सही। अच्छा, पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीटीआई, अगर आप बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन देखें तो आपको क्या लगता है कि किसकी हुकूमत सही जाती है या आगे होनी चाहिए? देखिए ये बड़ा मुश्किल है इसका जवाब देना आपको, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है जी, खामियां पॉलिटिकल पार्टी में होती रही हैं, थ्रू आउट होती रही हैं। ये नहीं है कि हम फरिश्ते सारे बैठे हुए हैं। एक किसी प्रोग्राम में एक आलिम दीन थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका बड़े मारूफ है, उनसे जब उनका बयान हो गया तो उनसे क्राउड में से एक नौजवान ने पूछा, नौजवान था मेरे ख्याल में शक्ल से लगता था 27-28 साल का हो गया, कि जी हम 71 साल 72 साल हो गए, अब तक हमें अच्छा लीडर क्यों नहीं मिला? तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि वो लीडर कहाँ से आता है? बाहर से आता है। कि नहीं जी हमारे में से होता है। तो फिर आप जैसा है ना, जिसको आप लोग इलेक्ट करते हैं वही लीडर बनता है ना। आप अपनी सलाह कर लें, जब आपकी अपनी सलाह हो जाएगी आप अच्छा आदमी चुनेंगे, वो अच्छा लीडर बन जाएगा। अब मैं इससे बेहतर कोई और जवाब दे सकता हूँ आपको? सही। जब मेरे में खामियां हैं, मैंने आपको कहा ना कि सरदार अगर कोई गलत काम करता है तो मुझे धुतकार देंगे, निकाल देंगे। ये हमारे सिस्टम में है, आपकी पॉलिटिकल सिस्टम में है, तो इसी के साथ चलना है ना। मैं इसी पार्टी के साथ चलता रहा हूँ ना, 29 साल में इस पार्टी के साथ रहा हूँ। जब मैंने देखा कि अब मेरी यहाँ जगह नहीं है, क्योंकि अब उस कैटेगरी में आ गए हैं ये लोग
कि मेरा फेवरेट कौन है, मेरे घुटने कौन दबाता है, मेरे सर की मालिश कौन करता है, ये मुझसे नहीं हो सका। अच्छा, मियाँ साहब का इलाज अभी तक क्यों नहीं हुआ? लंदन से वापस नहीं आ रहे हो? किस चीज़ का इलाज? दवाई लेने गए थे वो। किस चीज़ का इलाज? वो तो अब हमें भी नहीं पता। तो हमें भी नहीं पता, वो तो खुफिया है ना, ऐसे जराए के मुताबिक। अगर देखिए ना, वो रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मेरी आदत नहीं है कि अगर मेरे दोस्ती नहीं रही या ताल्लुक नहीं रहा तो मैं उसके ऊपर अब कीचड़ उछालूंगा। लेकिन अवाम की तो एक्सपेक्टेशन है ना। वो तो अवाम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, कोई ऐसा अवाम नहीं है जो उनके ना जानते हो। वो उनकी फैसला उनका अपना है, उसकी पार्टी करे आ जाए वापस आ जाए, वो नहीं आ रहे, मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, जराए से कुछ और भी हमें पता चला है कि आप अपनी पार्टी बना रहे हैं, फ्यूचर में आपकी पार्टी आने वाली है। आपने मुझे बिलियनियर समझा हुआ है? अच्छा, सियासतदान है ना आप। सियासतदान होना, मैं तो बहुत दफ़ा मुझे जैसे आपने मुझे लेबल लगा दिया सियासतदान, मैंने बहुत दफ़ा ये कहा है, कह कह के थक गया हूँ। मैं सियासत में ज़रूर हूँ, सियासतदान नहीं। अच्छा, तो मुझे ये कौन सा सियासी मेरा फैसला आया था जिसको आप मुझे सियासतदान कह सके? पार्टी के साथ खड़ा हूँ, उन्होंने अच्छी किया तो उनके साथ रहूं, अगर वो नहीं अच्छे करे पीछे हो जाता हूँ, हट जाता हूँ, पार्टी नहीं छोड़ी। कहाँ से सियासतदान मुझे बना रहे हैं आप? सियासत में हूँ मैं, क्या बात कर रहा था उसको आपने काट दिया, दूसरी तरफ ले गए कि सरदार की एक जिम्मेदारी होती थी। वो 63 में मार्शल लॉ के डिक्टेटर ने वो सिस्टम हमारा बदल दिया। बदल क्या दिया? काट दिया, ख़त्म कर दिया। 13 साल के लिए डेरा गाजी खान और जो FCR इलाके थे फ्रंटियर के, बलूचिस्तान के, कानून नहीं था। मेरी ऑप्शन सिर्फ यही थी कि अगर मैंने अपनी कौम के, अपने इलाके की खिदमत करनी है तो मुझे फिर मौजूदा दौर में घुसना पड़ेगा। वो सियासत है। जो चीज़ मुझसे एक डिक्टेटर ने, मुझसे सिर्फ नहीं, बलोचों से और कबायली इलाकों से, सरहद से भी, दे आर द सेम सिस्टम, छीन ली। अब मैं असम्बली में जाऊंगा तो फिर उस अख्तियारात के तहत मैं अपने इलाके की खिदमत कर सकूँ, और वो की है। आप डेरा गाजी खान में चले, गैर मुतलका आदमी से पूछे ये मेडिकल कॉलेज किसने दिया, यूनिवर्सिटी किसने दी, डिग्री कॉलेज एक होता था। फ्रॉम डेरा इस्माइल खान टू कश्मीर, इतने लंबे ज़िले में, ये जो ज़िला बना है राजनपुर, ये हमारी तहसील होती थी, एक डिग्री कॉलेज होता था। एक, बिल्कुल ऐसे नहीं, आपको तो पता नहीं, आपकी उम्र इतनी नहीं है ना। आप कह सकती हैं, आपने सुन लिया होगा, एक होता था। तौसे से लेकर राजनपुर तक डिग्री कॉलेजेस 12 दिए हैं मैंने। वो मेरे बच्चे पढ़ रहे थे वहाँ, मेरे बच्चे तो चीफ कॉलेज पढ़ रहे थे, मेरे पोते तो वहाँ पढ़ रहे थे, ये भी तो मेरे ही बच्चे हैं ना। यूनिवर्सिटी के लिए हमें मुल्तान जाना पड़ता था, एजुकेशन कॉलेज के लिए मुल्तान दाखिला लेती है हमारी बच्चियाँ। एजुकेशन कॉलेज मैंने दिया यहाँ, यूनिवर्सिटी मैंने दिया यहाँ, मेडिकल कॉलेज मैंने दिया यहाँ। अच्छा, वो उसी मेयार का है जी जो आप कह रहे हैं कि मुल्तान जाना पड़े, कहीं और जाना पड़े, तो वो जो आपने अभी आप इदारे बनाए हैं वो उसी मेयार के इदारे? मेयार तो फिर बाद में बनेगा ना, इदारे तो मैंने दिए हैं ना। अच्छा, आप टीचर अच्छे लाएंगे तो मेयार अच्छा हो जाएगा, प्रिंसिपल अच्छा होगा तो कॉलेज अच्छा हो जाएगा, VC अच्छा होगा तो यूनिवर्सिटी अच्छी हो जाएगी। वो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है ना, मैंने इदारे दिए हैं, मैंने आपको सिस्टम की सहूलियात दी हैं। हमारा बोर्ड मुल्तान के साथ होता था, एक टके की दरखास्त के लिए बोर्ड जाना पड़ता। ऐसे ही, हाँ। बेटियां जा रही हैं, छोटी बच्चियां जा रही हैं, बाप उनके साथ जा रहे हैं, अकेला नहीं भेज सकते। बोर्ड यहाँ लाया, ये 88 में मैं लाया था जब एजुकेशन का इदारा मेरे पास था। तो ये खिदमात मैं एज रिटायर्ड सरदार या एज आउटस्टेड सरदार, एक डिक्टेटर ने मोहर लगा दी, खत्म करो इस इदारे को, वो मैं नहीं कर सका। सियासत में आया और मुझे मेरे खो से कहा करते थे, सही तो समझो हट गए, साको कौन समझे सी, आप सारे की समझती है? हाँ जी, थोड़ी बहुत, इतना तो समझ लेना कि हाँ आप जो हट गए तो हमें कौन संभालेगा। मैंने कहा ठीक कहते, और 62 में मैं उठा और उस वक्त से चला रहा हूँ। और मैं, मुझे कतन कोई शौक नहीं है ये बताने का मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, सामान झुमकान कर दिया, लेकिन मैं अपने हल्के की जो मेरे जज्बात हैं उसका आपके सामने इजहार कर रहा हूँ कि इस तहत मैं आता रहूँ, असेंबली में आता रहूँ। मैं सियासतदान नहीं हूँ। अच्छा, आप सियासतदान नहीं, सही। अगर सियासतदान होता तो मेरी आज मिलें भी होती, फैक्ट्रियाँ भी होती, मैं ज़मीनें बेच बेच के इलेक्शन लड़ता रहूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं लिया। सही। अच्छा, पिछले दिनों आपके पास बिलावल भुट्टो साहब आए, तो क्या आप ऐसे
बुलाने आए थे पीपल्स पार्टी नहीं, वो ज्वाइन मेरा करने? बेटा पीपल्स पार्टी में, देखिए ना, अच्छा। अब आपने बड़ा एक टची सा सवाल कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने बावजूद कि वो मेरा बेटा है, शाहबाज ने उसको टिकट नहीं दी थी, वो मेरे साथ फिर भी खड़ा रहा। आगे चले, पीटीआई में हमने ज्वाइन किया और पीटीआई ने दोस्त मोहम्मद खान जो जी जी आपके बेटे। पीपल्स पार्टी में है, आप नाम सुनते हैं, कमिट करके लास्ट डे कल आखिरी दिन है पार्टी टिकट जमा कराने के लिए। लास्ट डे पे कहते हैं जी हमने एक लड़की को, औरत को टिकट देना। मैंने कहा औरत को टिकट दे दें जरूर, सिर्फ डेरा गाजी खान आपको मिला है? लाहौर में, फैसलाबाद में, रावलपिंडी में, बड़े शहरों में किसी और खातून को नहीं दे सकते, या हमें आउट करने के लिए, और उसको टिकट नहीं दिया। अब फिर भी खड़ा रह गया पीटीआई में। नौजवान आदमी है वो, उसका सारा कैरियर आगे पड़ा हुआ है। मुस्लिम लीग में शाहबाज साहब बैठे हुए हैं और यहाँ एक और साहब बैठे हुए हैं, मैं उसका नाम क्या लूँ, जिन्होंने जहाज भेज के मेरे मुखालफों को पीटीआई में शामिल करवा लिया था। और वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि उनको कहा गया था तुम इसके जीप के निशान पे इलेक्शन लड़ो। मुस्लिम लीग नून का टिकट उनके जेब में है जब वो जा रहे हैं जमा कराने। और किसने कहा उस स्टेज पे, कौन कह सकता था उनको कि नून का टिकट मत लो, जीप पे लड़ो? मैं कह सकता था, आप कह सकती थी, किसी ने कहा है ना? उन्होंने मुस्लिम लीग का टिकट जेब में रहने दिया और जीप के निशान मांग दिया, और दूसरे दिन सुबह इलेक्शन हो गया और उसको उठा के ले गए वहां। इन हालात में दोस्त मोहम्मद खान ने मुझसे पूछा था, बाबा अब मेरे बारे में आप क्या फरमाते हैं? मैंने कहा बेटा, आई डू नॉट ब्लेम यू, इन दोनों पार्टियों ने तुमसे धोखा किया, न मेरी इज्जत को देखा है, न मेरे मकाम को, मैं सफेद सर बाप हूं, न तुम्हारी कमिटमेंट को देखा है। तुम जो फैसला करो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उसने कहा मैं पीपीपी मुझे चाहती है, मैं ज्वाइन कर लूं। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी। अगर उसने सियासत में रहना है तो उसने पार्टी तो अपना नहीं पड़ेगी। हाँ, हम इंडिपेंडेंट भी लड़ते रहे, 85 से पहले तो हम हमेशा इंडिपेंडेंट लड़ते थे। ये तो फिर एक मार्शल लॉ डिक्टेटर ने आके शुरू किया था ना, पार्टी लेस इलेक्शन। ये क्या इलेक्शन होता है पार्टी लेस इलेक्शन, कि मेरी डिक्टेटरशिप मजबूत रहे ना, यही है ना। तो अब भी वही हो रहा है, उधर से आ जाते हैं इधर पकड़ लेते हैं, इधर वाले हो जाते हैं उधर पकड़ लेते हैं। ये क्या सियासत है? पाकिस्तान की सियासत इस तरह, उसकी चॉइस थी। मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं, आप शक करें। उनके दावत पे आए थे, उन्होंने यहाँ एक अरसे के बाद, एक गैप है पीपल्स पार्टी का, पंजाब में गैप आया हुआ है, पहली दफ़ा उन्होंने उनके लिए यहाँ जलसा अरेंज किया। और मेरे दोस्त अहबाब बताते, मैं नहीं था उस जलसे में, घर पे जब खाना खाने आया, हाँ मैं था यहाँ, मेरे घर पे आया ना, दोस्त मोहम्मद का घर भी यही है और मेरा भी तो घर यही है ना। उसने कहा बाबा आप खाने पे प्लीज जरूर आए। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा, मेरे घर आ रहा है वो तुम्हारा मेहमान, मैं क्यों नहीं आऊँगा। उनके वालिद से मेरा ताल्लुक है, उनके दादा से मेरा ताल्लुक, उनके नाना से भी था मेरा ताल्लुक, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनके दादा हाकिम अली खान साहब, उनके वालिद मीर आसिफ अली खान साहब का ताल्लुक है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि मैंने खाना खिलाया उनको या खाना खाया उनके साथ बैठ के, तो मैं उनको कोई वादा कर रहा था, नहीं है, इस किस्म की मैंने सियासत नहीं की। अच्छा, आपको लगता है कि जो सियासतदान है उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी बहुत होती हैं? मतलब ज़रा सा कुछ किया नहीं तो एक स्कैंडल बन गया, इस तरह से। मेरा स्कैंडल कभी सुना आपने? नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। 28 साल में मेरा स्कैंडल सुना तो बताएं, मैं जवाब दूंगा आपको। नॉट अ सिंगल स्कैंडल। अच्छा, यानी आसान नहीं है, आसान ही होती है। बड़ा आसान है। हाँ। आपको कोई लालच नहीं होनी चाहिए, बस। अच्छा, मुझे दौलत की लालच नहीं है, मुझे मिनिस्ट्री की लालच नहीं है, मैंने गवर्नरशिप नहीं मांगी थी। मुझे मियाँ साहब ने बुला के कहा सरदार साहब आप मेहरबानी करें, आप गवर्नरशिप। मैंने कहा क्यों, मुझे ये काम नहीं करने देंगे आप? यहाँ तो मैं खिदमत कर रहा हूँ, वहाँ मैं गवर्नर में क्या करूँगा? वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उसमें मेरा तो कुछ नहीं रोल नहीं रोल तो आपको देना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। खैर देखिए, मैंने नहीं मांगा, ऑनर है। गवर्नरशिप कोई छोटी वो तो नहीं है, सीट तो नहीं है, गवर्नर ऑफ पंजाब, वो भी पंजाब का गवर्नर। बहरहाल देखिए, वक्त गुजर जाता है। जब मैं पंजाब गवर्नर हाउस छोड़ रहा था, मैंने फरमाइश की, अपने मिलिट्री सेक्रेटरी को कहा कि मेरा सारे स्टाफ को बुलाएं, मैं सबसे हाथ मिलाऊंगा। अच्छा, मैं एक हकीकत बता रहा हूँ, आपके लिए शायद हैरत होगी, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ और मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। जब मैं उनसे हाथ मिला रहा था, उनमें बहुत से लोग रो रहे थे। क्यों रो रहे थे? मैं उनको लगता तो नहीं था, सिर्फ मेरे सलूक से प्यार था उनको। मुझे कोई शौक नहीं था गवर्नर हाउस में। मैं गवर्नर हाउस की गाड़ी में सिर्फ सरकारी तौर पे इस्तेमाल करता था,
मेरी अपनी गाड़ियाँ खड़ी होती, अगर उनकी गवर्नर उसकी मर्सिडीजें थी तो मेरी प्राइवेट भी मर्सिडीजें ही होती थी, कुछ सुजुकी नहीं होती थी। मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरी गाड़ियों में जाते थे, ऑफिशियल फंक्शन में मैं जाता था सरकारी गाड़ियों में। अच्छा, आप ही की इजाज़त से हमने सियासत की तो बहुत बातें कर ली, आपकी पर्सनल लाइफ से एक बात करना चाहेंगे कि आपकी 80+ उम्र है, तो इतनी अच्छी सेहत का राज क्या है? अल्लाह की देन है। अच्छा, मतलब कोई ख़ास वो नहीं है फार्मूला? फार्मूला यही हो सकता है कि एक्टिव लाइफ रही है मेरी। मैं बचपन से स्कूलों से स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, और खुराक ठीक खाना, ये कोक्स 7 अप पेप्सीज नहीं, हाँ तालिब इल्मी के ज़माने में शायद पिए हो तो पिए हो, लेकिन उस ज़माने में ये कोक्स मोक्स होते नहीं थे। मतलब डाइट का ख्याल आप रखते हैं? डाइट का ख्याल ये भी नहीं कि मैं कम खाता हूँ। आई यूज्ड टू बी नोन एज अ बिग ईटर, बहुत खाने वाला शौकीन, लेकिन साथ एक्सरसाइज होती थी। घोड़सवारी मेरी फेवरेट स्पोर्ट है, तैराकी, स्विमिंग, वो मैं कॉलेज कैप्टन होता था इन दोनों टीम्स का, एथलेटिक्स, हॉकी वगैरह वगैरह, वो एक्टिव लाइफ की वजह से। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया, सिर्फ और सिर्फ वही अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, एंड पे आप नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? वो क्या पूछ रहे हैं, मैं उनको क्या कोई पैगाम जो आपके दिल में हो के देना चाहते हैं? ये जैसे मैंने एक मिसाल दी आपको, वो एक आलिम दीन ने जवाब दिया था एक नौजवान का कि जी हमारे पास क्यों अच्छे लीडर नहीं आते। अगर आप मायूस होते जा रहे हैं और हमारी आवाम मायूस होती जा रही है, ये एक हकीकत है। आप ना माने तो ना माने, मैं ना मानूं तो ना मानूं, लेकिन आवाम मायूस होती जा रही है। आप सोच समझ के वोट दिया करें अपना। सही। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे सीनियर पॉलिटिशियन है ये, और इन्होंने अपनी सियासत की दुनिया में बहुत झंडे गाड़े हैं। तो हम आइंदा हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, तो देखते रहिए बर्क मीडिया नेटवर्क। माविश रिजवी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।